तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मिट्टी की संरचनाओं की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट देखिए वर्ड है ह्यूमस, जो कि पूरे लेक्चर में यूज होने वाला है। वो क्या होता है उसको हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे हम, इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और बहुत सारी मिट्टी के प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए हम अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है देखिए इसका, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर सॉइल इरोजन को हम डिस्कस करेंगे, मृदा अपरदन जिसे बोला जाता है, और उसके टाइप्स। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नाइट्रोजन स्थलीकरण प्रक्रिया को भी देखिए हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को देखिए हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, देखिए सॉइल मृदा होती क्या है। तो देखिए जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत जो होती है वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। इस मृदा का निर्माण जो होता है वो अनेक प्रकार के खनिजों, पौधे मतलब प्लांट्स जो होते हैं, गैस, पानी, जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उन सब से देखिए मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर। मृदा में देखिए फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के कण जो है वो उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? क्ले, जिसे मृतिका बोला जाता है हिंदी में, आपको एग्जाम में भी देखिए यही वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चिकने कण जो होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, मृतिका कहा जाता है। इसके बाद देखिए सिल्ट होता है, जिसे हिंदी में गाद बोलते हैं, बालू, बजरी, ये चार कण जो है बेसिकली मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब कणों के आकार के हिसाब से इनका क्रम देख लीजिए। क्ले जो होता है देखिए, जो मृतिका होती है वो आकार में सबसे कम होती है। इसके बाद आता है देखिए थोड़ा सा आकार में बड़ा गाद, जिसे बोला जाता है सिल्ट। इसके बाद आती है देखिए बालू, और सबसे आकार में बड़ी होती है बजरी। ठीक है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं। तो समझ में आया आपको। अब एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जिस कण का आकार जितना छोटा होगा, जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उतना पानी सोखने की क्षमता उसमें अधिक होगी। समझ में आया आपको। तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता जो होगी वो किस में होगी? मृतिका में होगी, क्ले में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे काम आने वाला है। आगे देखिए हम एक टर्म को अच्छे से डिस्कस करते हैं जो कि है ह्यूमस। इस पूरे लेक्चर में देखिए आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है? गाढ़े भूरे या काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। बेसिकली ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है। पेड़ पौधे, पत्ती, सूक्ष्म जीवों के डीकम्पोजिशन मतलब उनके अपघटन से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ये भारतीय मृदा में देखिए बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ह्यूमस। अलग अलग मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी में नमी मतलब मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। समझ में आया आपको। तो ये हमने देखिए अच्छे समझ लिया ह्यूमस क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, उसने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। इन अलग अलग 8 टाइप की मिट्टियों को हम अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है देखिए एक बार। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी और वन मिट्टी। इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी से। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है इसे देखिए 2 नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो इसको लेकर एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दोमट मिट्टी के बारे में अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी जो है, ये किन किन कणों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इसके अंदर 40% होता है बालू, सैंड, 40% होता है मृतिका मतलब चिकने कण जो हमने बात करी थी, क्ले, 20% होता है इसके अंदर सिल्ट मतलब गाद। ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके। ये भारत की देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। दोमट मिट्टी जो है देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा जो है, मिट्टी जो है वो पाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ये मिट्टी जो है भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में भी फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इस मिट्टी में देखिए पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड, इन सब की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की देखिए अधिकतर कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये धान मतलब चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियां इन सब की भी खेती की जाती है। आगे समझिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी और एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को देखिए खादर बोला जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर। कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो जैसे कि कोई भी आइटम अपने घर में पुराना हो जाता है तो अपन उसे क्या बोलते हैं कि ये तो भंगार हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए वो साउंड जो है बांगर में देखने को मिल जाएगा। भंगार, बांगर, ग का साउंड जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बांगर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, भंगार हो गया मतलब पुराने आइटम की बात कर रहे हैं, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, खादर मतलब नई मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए खादर और बांगर को समझ लेते हैं। खादर की बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव जो है वो होता रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता जो होती है वो बनी रहती है। खादर में देखिए उर्वरकता जो है वो बनी रहती है। बांगर की बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी जो है वो नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है और इस मिट्टी की उर्वरकता जो है वो कम होती है। तो समझ में आ गया आपको खादर किसे बोला जाता है और बांगर किसे बोला जाता है। तो ये हमने देखिए जलोढ़ मिट्टी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, दोमट मिट्टी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अब काली मिट्टी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। काली मिट्टी को देखिए बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपास की मिट्टी कहा जाता है, लावा मिट्टी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये सारे नाम ध्यान रखिएगा, ये काली मिट्टी के ही नाम है। काली मिट्टी के निर्माण की बात करते हैं तो देखिए इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से इसका निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि लावा मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकला, वो ठंडा होने के बाद जब चट्टानों में परिवर्तित हुआ, तब उन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया। ये मिट्टी जो है दक्कन ट्रेप मतलब दक्कन पठार के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा काली मिट्टी का सबसे ज्यादा जो है विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और हमने बात करी कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है, इसीलिए महाराष्ट्र जो है वो कपास का उत्पादन जो है वो अच्छा खासा करता है। आगे देखिए, दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी में जो काला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। ध्यान रखिएगा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी जो है बहुत ही महीन कणों मतलब मृत्तिका से मिलकर बनी होती है। और मैंने आपको बताया था मृत्तिका जो होती है मतलब क्ले जो होता है उसका आकार जो होता है सबसे छोटा होता है। आकार अगर सबसे छोटा है तो पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहेगी। इसीलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को। समझ में आया आपको? अगर डायरेक्टली मैं आपको बोलता कि मृत्तिका से मिलकर बनी होती है और मृत्तिका का आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आप इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए हमने देखिए स्टार्टिंग में बेसिक जो है वो क्लियर कर लिया। ध्यान रखिएगा, तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और इस एरिया में काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर भारत में देखिए इस मिट्टी को केवाल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केवाल के नाम से।
तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए काली मिट्टी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो कायांतरिक शेलों मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूट फूट से हुआ है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कायांतरिक शेल जो है वो किसे कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। पृथ्वी पर देखिए बेसिकली 3 शेलों की हम बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। कायांतरित शेल को ही देखिए रूपांतरित शेल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आग्नेय शेलों का निर्माण जो है, जो इग्नियस शेल है, इसका निर्माण कैसे होता है? जमीन के अंदर के पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से आग्नेय शेल का निर्माण होता है। इन आग्नेय शेल की टूट फूट से किसका निर्माण होता है? अवसादी शेलों का निर्माण होता है। और ये अवसादी शेल जो है, सेडिमेंट्री शेल जो है, ये उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में कायांतरित शेल मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाती है। तो ये समझ में आया आपको आग्नेय शेल किसे कहा जाता है, अवसादी शेल किसे कहा जाता है और कायांतरित शेल किसे कहा जाता है। तो इन्हीं कायांतरित शेलों के टूट फूट से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अब समझ में आया आपको? इस प्रकार की मिट्टी में देखिए लोहा और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। लोहे और सिलिका की मात्रा किस मिट्टी में ज्यादा होती है? लाल और पीली मिट्टी में। लाल और पीली मिट्टी जो है ये दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा नागालैंड, झारखंड, इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। हमने काली मिट्टी की बात करी तो वहां पर टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। लाल मिट्टी का ध्यान रखिएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। जब ये मिट्टी जल को सोखती है मतलब जल योजित अवस्था में होती है तब ये लाल मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी दिखाई देती है। समझ में आया आपको? इस मिट्टी में देखिए नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है। प्रायः यह मिट्टी जो है बंजर भूमि के रूप में हमें देखने को मिलती है। यह मिट्टी जो है बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा लाल मिट्टी जो होती है वो बाजरे की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बाजरे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है, तो ध्यान रखिएगा लाल और पीली मिट्टी जो होती है वो बाजरे की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है। यह मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। आगे देखिए अब हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी को देखिए मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में देखिए आपको मखरली मिट्टी के नाम से क्वेश्चन देखने को मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ही लेटराइट मिट्टी जो है वो कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहां पर पानी ज्यादा गिरता है, वर्षा ज्यादा होती है, वहां पर लेटराइट मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही ध्यान रखिएगा निक्षालन के कारण, लीचिंग के कारण इस मिट्टी का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है लेटराइट मिट्टी का। लेटराइट मिट्टी जो है गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लेटराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा देखने को मिलती है और लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी में देखिए लाल रंग जो है वो देखने को मिलता है। इस मिट्टी में देखिए चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम होती है क्योंकि ज्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जो है वो जल में घुलकर मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। इसीलिए लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईजी है याद रखना कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का देखिए सबसे ज्यादा विस्तार अगर हम बात करें तो किस राज्य में है? केरल में। मतलब मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है वो अधिक देखने को मिलता है। यह मिट्टी जो है प्रायः कम उर्वरकता वाली होती है, फिर भी देखिए उर्वरकों का उपयोग कर मतलब फर्टिलाइजर का उपयोग कर इसमें देखिए कपास, चाय, कॉफी, काजू, गन्ने की खेती जो है वो की जाती है। यह मिट्टी जो है चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा लाल लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये देखिए हमने लेटराइट मिट्टी को अच्छे समझ लिया। आगे अब हम बात करते हैं देखिए लवणीय मिट्टी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी जो है वो कौन सी हो जाती है? लवणीय मिट्टी हो जाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा कैसे बढ़ती है?
खराब अपवाह तंत्र मतलब खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण, और शुष्क जलवायु मतलब एरिड क्लाइमेट के कारण मिट्टी में नमक की मात्रा जो है वो बढ़ती है। शुष्क जलवायु का मतलब देखिए ये है कि साल भर में जहां पर 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। लवणीय मिट्टी जो है देखिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेय मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी, ये लवणीय मिट्टी के देखिए अलग अलग नाम है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो अधिक होती है। भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी जो है वो कहां पर पाई जाती है, किस राज्य में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में पाई जाती है। ओके, तो ये देखिए हमने लवणीय मिट्टी को अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं शुष्क मृदा की, एरिड सॉइल। इस मृदा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। दिखने में देखिए बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और नमी जो होती है वो कम होती है। इस प्रकार की मृदा जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, शुष्क मृदा। ओके, इसके बाद देखिए पर्वतीय मृदा को हम डिस्कस करते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मृदा जो है वो पाई जाती है, मिट्टी देखने को मिलती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की मात्रा जो है वो कम होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए फ्रेंड्स, खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय जो है वो अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए झूम खेती जो होती है वो अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलती है। झूम खेती सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा नागालैंड में की जाती है। अब झूम खेती क्या होती है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। जब तक मिट्टी की उर्वरकता विद्यमान रहती है तब तक उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। लंबे समय तक भूमि को छोड़ने के बाद कुछ सालों में देखिए उन पर पुनः पेड़ पौधे जो है वो उग जाते हैं। तब उन जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि जो है वो तैयार की जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। जमीन पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में उस पर खेती की जाती है। झूम खेती समझ में आया आपको। आगे देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा गरम मसाले जो है उनकी खेती की जाती है। तो ये देखिए पर्वतीय मृदा को हमने अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं लास्ट में पिटमय मृदा की। इसे देखिए दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो किसे कहा जाता है, पिटमय मृदा को कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दलदली मिट्टी है तो मतलब पानी की मात्रा इसमें अधिक होती है। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी जो होती है वो गाढ़े काले रंग की होती है, पिटमय मृदा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिटमय मृदा जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो देखिए कहाँ कहाँ पर है, केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में देखिए दलदली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इस मृदा का देखिए सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए इसे जैविक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जैव मिट्टी किसे कहा जाता है, पिटमय मृदा को कहा जाता है। तो ये देखिए हमने सारे मृदा के टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद में हम टेस्ट की ओर चलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश में मिट्टी के विस्तार का अगर क्रम हम देखें तो देखिए सबसे ज्यादा है जलोढ़ मिट्टी। 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर देखिए ये मिट्टी जो है पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है लाल और पीली मिट्टी, तीसरे नंबर पर आती है काली मिट्टी और चौथे नंबर पर आती है लेटराइट मिट्टी। क्लियर। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में देखिए फ्रेंड्स कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ जो है वो उपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को देखिए पीएच वैल्यू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तो पता ही होंगे कि पीएच मान जो है ये मिश्रण में कितनी अम्लीयता है, कितनी क्षारीयता है, इसको बताता है। मिक्सचर जो है वो कितना एसिडिक है, कितना एल्कलाइन है, ये बताता है पीएच वैल्यू। सामान्य भूमि का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 6 से 7 होता है सामान्य भूमि का। और सामान्य फसलें जो है इसी पीएच वैल्यू में उगाई जाती है। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू ज्यादा होती है 7.2 पीएच वैल्यू से, तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू कम होती है 7.2 से, तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.2 पीएच वैल्यू से अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है तो वो अम्लीय है। 7.2 से देखिए उसकी पीएच कम है मिट्टी की, तो वो क्षारीय मिट्टी होगी। अम्लीय मिट्टी जो है वो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है और क्षारीय मिट्टी जो है ये कम वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है, और कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय मिट्टी जो है वो पाई जाती है।
फसलों के लिए देखिए हम बात करें तो अधिक अम्लीय मिट्टी और अधिक क्षारीय मिट्टी जो होती है वो ठीक नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए। अब मिट्टी में ज्यादा अम्लीयता है, एसिडिक है मिट्टी बहुत ज्यादा, तो उसमें देखिए अम्लीयता कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्षारीयता कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्लीयता कम करने के लिए चूने का और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा जो है वो किस क्षेत्र में है? देखिए यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अम्लीय मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए देखिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है जब पानी का निकास जो है वो अच्छा हो, इसीलिए पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। तो ये देखिए हमने अम्लीय और क्षारीय मिट्टी जो है अच्छे से डिस्कस करी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मृदा की देखिए प्रमुख समस्याओं में से एक है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा क्षेत्र में मतलब मिट्टी क्षेत्र में वनस्पतियों, प्लांट्स नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है वो खंडित होकर टूट जाती है और बह जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? हम मृदा अपरदन बोलते हैं। मिट्टी में वनस्पति, प्लांट्स नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते मृदा जो है वो खंडित होकर टूट जाती है और बह जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। प्राकृतिक कारणों में जैसे कि वर्षा होना, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। मृदा अपरदन के कारण देखते हैं तो तीव्र मूसलाधार बारिश मृदा अपरदन का देखिए सॉइल इरोजन का प्रमुख कारण है। वनों की कटाई, झूम कृषि, तीव्र वायु का चलना, अवैज्ञानिक कृषि जैसे कि बहुत ज्यादा सिंचाई और बहुत ज्यादा उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर का उपयोग करना, खुदाई, सड़क निर्माण, बांध का निर्माण, ये सभी जो है मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन के कारण है। क्लियर? आगे देखिए हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकारों को, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहला आता है, देखिए क्रम ध्यान रखिएगा, मैं एक एक करके आपको पूरा अच्छे समझा रहा हूं। आसफाल अपरदन, जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती है तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? आसफाल अपरदन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है परत अपरदन। मृदा मतलब मिट्टी की ऊपरी परत के अपरदन को ही क्या बोलते हैं हम? परत अपरदन मतलब शीट इरोजन कहते हैं। यह अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता है, पर यह बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है क्योंकि मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत जो है ऊपर की वो इसमें हट जाती है। मिट्टी की ऊपर की परत जो होती है वो जल के प्रभाव के कारण हट जाती है परत अपरदन में। ठीक है, आसफाल में देखिए क्या हुआ, बारिश की बूंद गिरी, उसमें देखिए मुख्य भूमि से मिट्टी के कण अलग हो गए। परत अपरदन में क्या हुआ, सूक्ष्म मिट्टी के कण जो है वो पानी के साथ बह के आगे चले गए। ठीक है, मिट्टी की परत जो है ऊपर की वो हट गई परत अपरदन में। इसके बाद आता है देखिए रील अपरदन। इसमें देखिए मूसलाधार बारिश के कारण मृदा की कमजोर परत जो है वो हट जाती है और कठोर मृदा में नालियां जो है वो बनने लगती है। इसे ही क्या बोलते हैं? रील अपरदन बोलते हैं। ठीक है, मृदा में नालियों का बनना क्या कहलाता है? रील अपरदन कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम। इसके बाद आता है देखिए चौथा, अवनालिका अपरदन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जब देखिए सतही जल की मात्रा बढ़ती है, मतलब जल की प्रवाह की मात्रा बढ़ती है, ढलानों पर जल का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराएं जो है वो चौड़ी होकर अवनालियों में बदल जाती हैं और आगे जाकर अवनालियां बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो रील अपरदन में हमने देखा था कि छोटी नालियां जो है वो बनने लग जाती हैं, वही नालियां जो है अब बड़ा रूप ले लेती हैं, किसमें? अवनालिका अपरदन में, और बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये गड्ढे जो होते हैं 50 से 100 फीट तक गहरे होते हैं। जो हमने बात करी थी रील अपरदन की, जब वो लंबे समय तक चलता है तब देखिए अवनालिका अपरदन में वो बदल जाता है। समझ में आया आपको? अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी क्षेत्र में खड्डों का निर्माण जो है वो अवनालिका अपरदन के कारण ही हुआ है। ऐसी भूमि जो है वो कृषि योग्य नहीं होती है। तो चंबल क्षेत्र में हम बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, अवनालिका अपरदन जो देखने को मिलता है वो मुरैना जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने मृदा अपरदन के प्रकारों को डिस्कस कर लिया। तो मृदा अपरदन प्रतिक्रियाओं का देखिए क्रम भी ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले आसफाल अपरदन, उसके बाद आता है परत अपरदन, फिर रील अपरदन और फिर अवनालिका अपरदन। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आसफाल अपरदन में वर्षा की बूंद से मिट्टी के कणों का अलग होना, परत अपरदन में मिट्टी की ऊपर की परत जल के साथ बह जाती है, रील अपरदन में मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियां बनती हैं, और अवनालिका अपरदन में रील अपरदन की नालियां बड़ी होकर विस्तृत हो जाती हैं और बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होने लगता है। ये हमने बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया।
आगे देखिए फ्रेंड्स, मृदा संरक्षण की हम बात करें तो भारत में मृदा अपरदन को कुछ प्रमुख उपायों द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे कि वृक्षारोपण करके, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करके, पशुचारण को नियंत्रित करके, फसलों की देखिए अदला बदली कर उन्हें उगाने से मृदा संरक्षण जो है वो किया जा सकता है। झूम कृषि को नियंत्रित करके भी मृदा संरक्षण को किया जा सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सॉइल इरोजन वाला हमने पूरा अच्छे से समझ लिया। लास्ट में देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती हैं, जैसे कि चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द, ये सब जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती है। मतलब इन फसलों को उगाने से मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करी हमने, तो इसको भी टर्म को हमको समझना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट को पता होगा, किसी को अगर नहीं पता है तो एक बार हम इसको देखिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, पेड़ पौधों को श्वसन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हवा में देखिए 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वसन के जरिए सीधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। पौधों को नाइट्रोजन जो मिलने का स्रोत है वो क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया। समझ में आया आपको? प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखिए, दलहनी फसलें जो है उनकी पौधों की जड़ों में जो गठाने पाई जाती हैं उसमें राइजोबियम परजीवी के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को लेकर पौधों में नाइट्रोजन जो है वो उपलब्ध कराते हैं, जो कि अभी हमने बात करी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी दलहनी फसलें? चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर और उड़द। उड़द जो है वो अच्छी मात्रा में देखिए मृदा मतलब मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ाती हैं। मतलब ये जो फसलें हैं ये फर्टिलाइजर का काम ही करती हैं। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये थ्योरी वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। बहुत SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए।